जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दृष्टि द विजन की जो बुक आती है एनसीईआरटी। इसमें देखेंगे एमसीक्यू फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, उनका जो डिटेलिंग है वो भी किया होता है और डिटेलिंग में फैक्ट भी ऐड ऑन होते चलते हैं। तो हम डिटेल के साथ देखेंगे, ठीक है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। देखिए, ये जो दृष्टि द विजन की बुक है वो 8 से 12 तक की जो है पॉलिटी की बुक निकालती है ये, क्योंकि आप देखेंगे 6 और 7 का जो क्लास है ना, उसमें कोई खास नहीं दिया हुआ है, जिससे प्रश्न उतने नहीं बनते हैं और वो बाद में जो है 8th और 12th आप पढ़ोगे तो अपने आप एड ऑन हो जाता है, वो जो टर्म्स आपके 6th एंड 7th में दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हो जाएगा आपका, यानी इकाई 1 है भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। तो इससे भी बहुत प्रश्न बनते हैं। अभी टीचर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पीएससी के एग्जाम में, बहुत सारे पीएससी जो भी हो एग्जाम उसमें सब में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो देश जो है संविधान होता है जिनके पास, वे सभी लोकतांत्रिक हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा एक होता है ना कंपल्सरी होना, वो कंपल्सरी नहीं है। लेकिन हाँ, जो देश लोकतांत्रिक है ना, उनके पास संविधान होगा, ये कंपल्सरी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला स्टेटमेंट क्या दिया है, संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। तो आप सभी को पता है कि जहां का जैसा संविधान रहेगा वैसे ही समाज को जो है रेगुलेट किया जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग ने अभी बाढ़ वाला जो घटना है वो देखा ही होगा आपने। तो संविधान क्या करता है, एक मूलभूत स्वरूप तय करता है हमारे समाज का, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था कि कौन सा कथन जो है सही है, तो केवल 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने जैसा कि बता ही दिया पहला क्यों गलत था, है ना। चलिए अब डिटेल भी जरूर देखते हुए चलेंगे, क्योंकि डिटेल से जो है थोड़ी सी समझ भी बढ़ती है और फैक्ट भी जो है आपके एड ऑन हो जाते हैं। जैसे कि आपका दिया है, यह आवश्यक नहीं कि जिन देशों के पास अपना संविधान हो वे सभी जो देश हैं लोकतांत्रिक होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप चीन देखेंगे, वेनेजुएला देखेंगे इत्यादि, ठीक है। अतः कथन क्या था, एक जो है गलत था। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है, यानी एक साथ बांधता है, जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा व सपनों के अनुसार रच सकता है। अतः केवल 2 विकल्प जो है आपका सही है। एक चीज यहाँ पे आप देखिए एड ऑन कर लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा कि ये पहला जो स्टेटमेंट दिया था ना, जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको, एक बार और बताना चाहूंगी कि जहां जो देश जो है लोकतांत्रिक है, तो जरूरी नहीं है कि जहां संविधान है जरूरी नहीं है कि वो देश जो है लोकतांत्रिक हो, लेकिन जो देश लोकतांत्रिक है ना, ये कंपल्सरी है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जब ऐसे क्वेश्चन बना सकता है तो वैसे भी बना सकता है। जैसे स्टेटमेंट दे देगा कि जो देश लोकतांत्रिक है उनके पास अपना संविधान होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं। 1934, ध्यान रखिएगा आप लोग, सन के साथ याद रखिएगा, एम एन राव आप लोगों को पता होगा। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। तो ये बिल्कुल सही है। 1934 में आप देखेंगे कांग्रेस के थ्रू जो है एम एन राव ने अपनी संविधान सभा की सबसे पहली बार मांग किया था। अगला दिया है, भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। तो आप सभी को पता है कि संविधान सभा का जो है गठन किया गया था दिसंबर 1946 में। चुनाव कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में हुआ था। और वही पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष आपके बने थे अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 तारीख को आपके अस्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे बिहार के पहले मतलब बिहार के वो जो है राजेंद्र प्रसाद बिलोंग करते हैं, और वो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, जो लगातार 2 बार रहे थे, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या पूछा था, कौन से कथन जो है असत्य है, तो दोनों कथन हमने देखा बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ना तो मतलब असत्य पूछा था, तो दोनों सही है, तो असत्य तो हो ही नहीं सकते। तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए आगे देखते हैं, अब इसका डिटेल करते हुए चलेंगे। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार कब अपनी नीति में अधिकृत किया था। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे सन भी याद रखना है, 1934, ओके।
आगे दिया है कि दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, अतः दोनों कथन जो है क्या थे, सही थे। ठीक है। अच्छा, हमारे संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, ये आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और अगर आंसर गलत होगा तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि प्रारूप समिति और प्रारूप में जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रारूप समिति के देखेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन प्रारूप उन्होंने तैयार नहीं किया था, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को जो है संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये बिल्कुल आप सभी को पता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को जो है संरक्षण प्रदान किया गया है। हमारे संविधान में ये चीजें जो है ध्यान में रखकर बनाई गई थी। जैसे भीमराव अम्बेडकर मेन थे ही, तो आप समझ ही सकते हैं वो खुद दलित वर्ग से आते थे। और ये चीजें क्या है, अल्पसंख्यकों का मतलब ये था कि माइनॉरिटी वाले जो थे उनके लिए ध्यान रखा गया था कि संविधान बन जाए तो हमारे समाज में उनको भी एक उचित ओहदा मिले। ठीक है, आगे दिया है संघवाद का अर्थ क्या होता है। तो संघवाद का अर्थ यही होता है कि एक देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना। जैसे कि आप सभी को पता है हमारे यहाँ भी क्या होता है, केंद्र सरकार होता है, फिर राज्य सरकार होता है, फिर पंचायती राज वगैरह जो अपना स्थानीय सरकार होता है। तो एक से ज्यादा स्तर हो गए तो ये क्या होता है, इसे हम संघवाद के रूप में जानते हैं। तो इसका क्या पूछा है, कौन से कथन जो है सही है। तो ये आपका दोनों कथन जो है सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए हम इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल दिया है यहाँ पे, दिया है कि भारतीय संविधान में इस बात का ख्याल रखा गया है कि अल्पसंख्यकों को उन सुविधाओं से वंचित ना होना पड़े जो बहुसंख्यकों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। मतलब मेजोरिटी जिनकी है उनको आसानी से मिल जाता है। आप देखेंगे भीड़ भी होती है कहीं पे, तो मेजोरिटी जिसकी रहती है उसी को जो है प्रायोरिटी दी जाती है और उस रूल को जो है लागू किया जाता है। तो माइनॉरिटी वालों को जो है वंचित ना होना पड़े, इसलिए हमारे संविधान में इस चीज को जो है खास तौर पे ध्यान रखा गया है। बहुसंख्यकों की निरंकुशता व दबदबेपन पर भी संविधान प्रतिबंध लगाता है, यानी कि उसको लॉक करता है। ऐसा नहीं कि आपकी बहुसंख्यक है तो आप किसी भी तरह का जो है संविधान में आके दबदबा बनाएं, ये चीजें जो है आपको अलाउ नहीं किया जाता भारतीय संविधान में। ये हमारे भारतीय संविधान की खूबसूरती का है। ठीक है, ताकि वे सिर्फ अल्पसंख्यकों पर ही नहीं बल्कि अपने समुदाय के नीचे से के तबके के लोगों को भी परेशान न कर पाए। भारत एक संघीय देश है, तो ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो हाँ, भारत एक संघीय देश है। यहाँ केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर सरकार का प्रावधान होता है। अच्छा, संघीय वर्ड कहीं पे यूज किया गया है क्या संविधान में? तो ऐसा नहीं है, भारतीय संविधान में संघीय वर्ड यूज नहीं किया गया है। ठीक है, भारत जो है संघ का राज्य है, ऐसा यूज किया गया है आपका आर्टिकल 1 में। चलिए आगे दिया है, उसको थोड़ा ध्यान कीजिएगा, जो मैंने पीछे अभी बोला उसको थोड़ा आप लोग भी चेक कीजिएगा। अगला प्रश्न है चौथा, सरकार के अंगों में शामिल है। तो यहाँ पे बताना है कि हमारी जो सरकार है, जिसे आप सरकार के नाम से जानते हो कि ये सरकार कर रही है, ऐसा सरकार कर रही है, तो वो कौन है? तो वो देखिए, वो जो अंग है उनमें शामिल होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपके सेशन जज वगैरह ये सभी आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो है ना मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये नगर पालिका नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ये पूछा था क्या कि सरकार के अंगों में शामिल है, तो 1, 2, 3 आपके जो है शामिल है सरकार में। ठीक है, ये तीनों स्तंभ होते हैं एक तरह से हमारी सरकार के। आप चौथा स्तंभ मीडिया को मानते हैं। अगला प्रश्न, उसका व्याख्या देखेंगे। विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून लागू करने व शासन चलाने का काम देखते हैं। न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा की जाती है। संविधान में इन तीनों को ही सरकार का अंग माना गया है। तो कभी भी पूछा जा सकता है प्रमुख जो सरकार के 3 अंग है वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन कौन से अधिकार जो थे मौलिक अधिकारों में शामिल थे? तो चलिए देखते हैं। समानता का अधिकार शामिल था। देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? मूल संविधान में, है ना, जब संविधान हमारा लागू हुआ था, क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया है। लेकिन ये कब की बात पूछ रहा है? ये संविधान लागू होने के समय पूछ रहा है। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 से 24 देखेंगे आप, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आप देखेंगे 29, 30, ये सब जो है आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार,
30 में है शायद, ये है ना, 29 से लेके 30 में ये दोनों आ जाते हैं आपके। 25 से 28 में आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक का आता है 29-30 में। ओके, तो ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है कि कौन से में जो है आपका अधिकार कितने आर्टिकल से कितने में आता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप जानते ही हैं, भीमराव अंबेडकर ने इसे आर्टिकल 32 जो है उसको संविधान की आत्मा भी कहा था। ऐसे हमारे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन भीमराव अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 में जो दिया गया है वो जो है संविधान की आत्मा है, तो ये भी था ही बिल्कुल, है ना। उसके बाद यह है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार भी जब संविधान लागू हुआ था ना तो था। हमारे जो टोटल मौलिक अधिकार थे वो कितने थे? 7 थे, जो अब घट के कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ये जो संपत्ति का अधिकार है ना, चलिए डिटेल में देखते हैं। संविधान लागू होने के समय उपयुक्त सभी अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल थे। बाद में देखेंगे 44वें संविधान संशोधन होता है, जो कि कब हुआ? 1978 में हुआ। उसके द्वारा देखेंगे आप संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार ना करके उसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है, कभी भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया और वो कब कानूनी अधिकार बना, या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसको कब बनाया गया कानूनी अधिकार? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ओके, इसी समय 44वें संविधान संशोधन के द्वारा देखेंगे आप कैबिनेट शब्द भी जोड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कि लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसको हमें मिलान करना है। तो चलिए मिला लेते हैं। जैसे दिया है सबसे पहले आपको सबसे इजी कौन सी बनता है कि अभी मैंने पीछे ही बताया कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहते हैं, जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो पहले ही आपका 2 का कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद दे रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आप सभी को पता है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो है सबसे बुजुर्ग थे और उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष जो है बनाया गया था। ठीक है, आगे दिया है संविधान का हस्तलेखन किसने किया था? तो ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रेम बिहारी नारायण ने जो है आपको संविधान का हस्तलेखन किया था। अंग्रेजी और हिंदी में संविधान लिखा गया था, तो प्रेम बिहारी जो नारायण है इन्होंने संविधान का हस्तलेखन यानी लिखने का काम किया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। ये जो है ना आपका लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच ही नहीं करना है, साथ में आपको जो भी ये टर्म्स दिए गए हैं वो याद भी रखना है। ठीक है, क्योंकि कहीं भी ये चारों जो है ना ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर मुझे नहीं लगता मिलाना पड़ेगा, फिर भी मिला देती हूँ, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया है संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान को हस्तलिखित करने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला चैप्टर स्टार्ट होता है आपको धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो धर्मनिरपेक्ष क्या है? जो हमारा संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष वर्ड यूज करता है, उसका मतलब क्या है ये समझेंगे। ठीक है, जैसे दिया है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम कर लेते हैं। कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। तो मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करता है। तो बिल्कुल, अगर मौलिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो कोई भी किसी को कहीं भी पीट देगा, कहीं भी किसी को घर से निकाल देगा, ऐसी चीजें होंगी। ठीक है, तो हमारा संविधान जो है मौलिक अधिकार की जो है प्रावधान करता है, ताकि जो है कोई किसी के साथ जो है निरंकुशता ना करे। ओके, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। तो बिल्कुल राज्य में धर्म की कोई स्थान नहीं है। आप जिस धर्म को मानते हैं वो मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। कोई हमारा राज्य का धर्म निर्धारित नहीं किया गया है। इसी का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि हमारा संविधान धर्म के बारे में देखेंगे, धर्म वर्ड पे वो क्या है? न्यूट्रल है। वो किसी भी संविधान में किसी भी धर्म को स्थान नहीं देता, वो सभी धर्म को मोस्ट वेलकम करता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य बताना था, तो दोनों आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं डिटेल। मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करता है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अतः दिए गए दोनों कथन क्या थे? सत्य थे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं।
क्या पूछा है ये, भारत के सभी नागरिकों को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो बिल्कुल प्राप्त है। हमने अभी कहा कि आपको जो मन है, जिस धर्म को मानना है आप मान सकते हैं, आप उसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ठीक है, आगे दिया है भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो बिल्कुल हमारा संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य की मतलब क्या करता है, आप वो सोच सकते हैं भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष की जो है आपको गठन करता है। ठीक है, मतलब वो सोचता है कि हमारा जो भारत है राज्य जो है वो धर्मनिरपेक्ष होगा। ठीक है, तो इसका क्या पूछा था आंसर, क्या मतलब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कौन से कथन सही है, तो दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, देश की किसी भी नागरिक को स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपनाने तथा धार्मिक उपदेशों की अपने अनुसार व्याख्या करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को जो है वो छीनेगा। ठीक है, ये नहीं कहेगा कि आप इस कम्युनिटी के हैं तो आपको ये वाले जो प्रावधान है या छूट है या जो भी आरक्षण है कुछ भी है उससे आपको जो है वंचित किया जाएगा, ऐसा नहीं करता संविधान। ठीक है, सभी नागरिक संविधान के लिए बराबर माने गए हैं। आगे दिया है धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राज्य के कर्तव्यों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं, कौन से कथन इसमें सही हैं बताने हैं। तो उपयुक्त तो सभी कथन सही है वैसे, चलिए देखते हैं। भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर ना तो किसी एक ही धार्मिक समूह के हाथों में जाए और ना ही राज्य के किसी एक धर्म को समर्थन दे। तो ये बिल्कुल सही है। धार्मिक क्रियाकलापों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय को विशेष छूट देता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे दिया है धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों का निषेध भी करता है, जैसे 3 तलाक आपने सुना होगा, निषेध किया गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, देखिए आप किसी भी धर्म को मानिए, इसकी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके धर्म को अपनाने से किसी बंदे का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आपको जो है वहाँ पे रोक लगाई जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर पूछा था सत्य कौन सा है, तो उपयुक्त सभी जो है आपके कथन सत्य है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पूछा क्या है, कौन से कथन जो है असत्य हैं। तो अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है। तो वहाँ भी ऐसा नहीं है, आप सभी को पता है कि ये आपका दिया है कि घोषित कर सकती है, तो ऐसा नहीं कर सकता कि घोषित कर देगा कोई भी राजकीय धर्म को, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते। तो वहाँ भी ऐसा ही है, तो ये सही है, यह असत्य नहीं है। पूछा था असत्य कौन से है, तो सिर्फ एक आपका असत्य हो जाएगा जो घोषित करने का बोला था। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। अमेरिका के संविधान के बारे में दिया गया है। अमेरिकी संविधान में प्रथम संशोधन के द्वारा विधायिका को किसी भी ऐसे कानून को बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को जो है रोकते हों। इसका अर्थ है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, अतः कथन एक जो था असत्य था। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी भी प्रकार का दखल नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो अमेरिका के संविधान के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से कथन जो है आपके सही हैं। तो चलिए देखते हैं। संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। अब ये कहना चाह रहा है कि संविधान में वर्णित जो प्रावधान है उसके आधार पर अगर राज्य धर्म के मामले में तो संविधान क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये बिल्कुल आपका ट्रू हो जाएगा। भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करते हैं। बिल्कुल नहीं, विरोध क्यों करेगा कि सबको धर्मनिरपेक्ष यानी कि धर्म अपनाने का मौलिक अधिकार, मतलब ये आपको कहीं भी रोक टोक नहीं करता मौलिक अधिकार। तो ये गलत हो जाएगा, ये तो ऐसे भी समझ आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही आपका सही है। क्यों सही था ये भी देखेंगे हम।
संविधान धर्म में हस्तक्षेप की सीमा की कसौटियां निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में युक्ति युक्त निर्बंधन का प्रावधान करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो मैंने पहले ही कहा आपको कि किसी भी इंसान का या किसी भी बंदे का मौलिक अधिकार आपके धर्म अपनाने से या आपके धर्म के क्रियाकलापों से किसी का मौलिक अधिकार अगर छीनता है तो वो उस पर क्या करेगी, संविधान जो है हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, आगे दिया है कि भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों से सहमति व्यक्त करते हैं, अतः दो कथन जो है सही है। ठीक है, मौलिक अधिकार आजादी स्वतंत्रता के लिए दिया गया है, ना कि किसी चीज पे रोक टोक के लिए, है ना। किसी को आप जबरदस्ती बोलोगे कि यही धर्म अपनाना है तो वो उसके मौलिक अधिकार का हनन तो हुआ ना, जो उसकी इच्छाओं को मारना हुआ ना, है ना। चलिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नांकित कथनों पर तर्क संगत विचार कीजिए। तो तर्क संगत विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन जो है असत्य है। जैसे दिया है, भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को अपनाने की संकीर्ण छूट देता है। संकीर्ण छूट नहीं देता, बिल्कुल आराम से छूट देता है कि आप जाइए, आपको जो धर्म अपनाना है बिल्कुल धर्म अपनाइए और फिर हमारे संविधान में आइएगा समक्ष, हमारे संविधान के समक्ष, तो आप भी वही नागरिक हैं जो बाकी धर्म वाले नागरिक हैं। ठीक है, बराबर वैल्यू मिलेगी आपको। तो ये संकीर्ण का मतलब होता है एक मतलब नैरो, है ना। आगे दिया है, पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में आरंभ से ही उल्लेखित था। तो बिल्कुल नहीं, जब शुरुआत हुई थी, संविधान हमारा लागू हुआ था, तो आप देखेंगे वहाँ पे पंथ निरपेक्ष जैसा वर्ड जो है लागू नहीं था। ये 1976 में लागू हुआ 42 अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, आगे दिया भी होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, असत्य पूछा था तो दोनों ही असत्य निकले, है ना। चलिए व्याख्या करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार सभी को अपने अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट है, अतः कथन एक जो है असत्य था। पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में 42 यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इस शब्द का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला चैप्टर स्टार्ट होता है, हमें संसद क्यों चाहिए। संसद के बारे में हम देखेंगे कि हमें संसद क्यों चाहिए। तो देखते हैं कि क्यों चाहिए हमें संसद। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। तो बिल्कुल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये होता है कि बिना किसी भेदभाव के, ठीक है ना, बिना किसी भेदभाव के आप जो है सभी को वोट देने का अधिकार देते हैं, उसे हम सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। वहाँ फीमेल मेल या अमीर गरीब ये कुछ नहीं देखा जाता। ठीक है, आगे दिया है, लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला लेता है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे संविधान का जो स्रोत है, शासन का स्रोत है, वो कौन है, तो जनता का मतलब जनता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होगा। तो लोकतांत्रिक सरकार का मतलब ही होता है जहाँ जनता जो है शासन करती है। तो आप सभी को पता ही होगा, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता को, है ना। ये जो डेफिनेशन है आप सभी को बार बार सुनने को मिला ही होगा। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा था, सत्य है, तो दोनों सत्य हैं आपके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। अच्छा, वयस्क का हमारा क्या एज लिमिट रखा गया है, तो 18 रखा गया। इसी आधार का प्रयोग करके लोग अपनी मनपसंद सरकार को चुनते हैं। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। अतः दिए गए कथन क्या थे, सत्य थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं। जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। तो बिल्कुल आप सभी को पता है, आप लोग चुनाव में भाग लेते भी हैं, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। तो संसद में हम क्यों बैठते हैं, आप सभी को पता है हमारी संसद कैसी है, बाईकैमरल है ना। यहाँ पे आपके राष्ट्रपति बैठते हैं और इधर आपके लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा था, दोनों कथन कैसे हैं, तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है। चलिए डिटेल देखते हैं अब। जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से बहुमत प्राप्त एक समूह सरकार बनाता है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। अतः दोनों कथन क्या थे, सत्य थे। आगे चलिए देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है? तो कौन से निकाय जो है संसद में शामिल होता है? तो अभी मैंने ऊपर बता ही दिया, राष्ट्रपति, लोकसभा और आपके राज्यसभा, है ना। संसद की बात की जा रही है तो राज्यसभा हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा तीनों हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। विधानसभा देखेंगे आप, विधानमंडल का जो है आपका पार्ट होता है राज्य सरकार का, ठीक है। जैसे कि विधानसभा हो गया आपका, विधान परिषद हो गया, है ना, और राज्यपाल हो गया, विधानमंडल के हैं वो। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। विधानसभा इसमें सम्मिलित नहीं है, वो विधानमंडल में आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें जो है, तो कई बार क्वेश्चन जो है बन गया है कि संविधान, संसद के कौन कौन से अंग हैं। आगे दिया है, भारतीय संविधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। पूछा गया है कौन से कथन जो है सत्य है। तो भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानूनी निर्मात्री संस्था है, तो आप सभी को पता ही है ना। राज्यसभा व लोकसभा में क्रमशः 245 व 545 सदस्य होते हैं, जिनके सभापति व अध्यक्ष क्रमशः उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति होते हैं। ये वाला स्टेटमेंट गलत दिया है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक आपका जो है सही है। अब दूसरा क्यों गलत था ये हम आगे देखेंगे अभी डिटेल में। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री यानी कानून बनाने वाली संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन। अतः कथन एक जो था आपका सत्य था। राज्यसभा व लोकसभा में क्रमशः 245 व 545 सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, ये याद रखिएगा। इन्हें वेतन भत्ते भी सभापति के पद हेतु ही दिए जाते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति को वेतन किस पद के तहत मिलता है? तो सभापति के तहत मिलता है, ओके। उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं, उपराष्ट्रपति पद के लिए उसको जो है वेतन नहीं दिया जाता। वो किसके लिए लेता है वेतन? तो राज्यसभा के पदेन सभापति के पद पर वो कार्यरत होता है, उसका वो सैलरी लेता है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं होता, बल्कि लोकसभा के सदस्य व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपने सदन में से ही किसी को चुनते हैं। अतः कथन 2 जो है आपका असत्य है, ठीक है। तो आप सभी को पता है स्पीकर, प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित दिनों में लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है, वहीं उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तारीख को होता है। तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन भी बना है, एग्जाम में बनता ही है कि अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 18वीं लोकसभा के गठन के पश्चात लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 543 रह जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि लोकसभा के, और बताना है कौन से सत्य हैं कथन, ठीक है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो लोकसभा के 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये एंग्लो इंडियन जो है ना, ये अभी क्या किया गया है, अमेंडमेंट करके इसको हटा दिया गया है, ठीक है। उस समय जो है पहले जो है ये होता था, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी फिलहाल ये सही हो जाएगा, पहले एंग्लो इंडियन का अब नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 235 निर्वाचित व 10 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये गलत है, क्योंकि आप सभी को पता है कितने मनोनीत किए जाते हैं, 12। तो ये क्या पूछा था, कौन से कथन जो है सत्य है? तो केवल एक आपका सत्य हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। दिए गए कथनों में से केवल एक कथन सत्य है। लोकसभा के 543 सदस्यों में से 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित, जबकि 2 सदस्य एंग्लो भारतीय एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 233 निर्वाचित व 12 विशेष क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दे ही दिया है कि 104 जो है आपका 104 संविधान जो संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, उसके तहत जो है अधिनियम 2019 द्वारा लोक व राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निश्चित कर दिया गया है, यानी खत्म कर दिया गया है। हालांकि यह प्रावधान लोकसभा में 17वीं लोकसभा के विघटन तक तथा विधानसभा में 25 जनवरी 2020 के बाद होने वाले विधानसभा के विघटन तक लागू रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा अमेंडमेंट था, तो 104th अमेंडमेंट संविधान का, है ना। ये याद रखना है आपको कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 किससे संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारतीय संसद से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं।
पहला स्टेटमेंट है, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। ठीक है, तो ये आप सभी अभी ऊपर देखे ही थे। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, तो बिल्कुल हमारे बीजेपी में अभी जो देखेंगे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कौन से हैं, तो बीजेपी के ही हैं। तो जो लोकसभा में सत्ताधारी दल होता है उसी का मुखिया होता है अपना प्रधानमंत्री, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो आप सभी को पता है आर्टिकल 74 आप लोग जानते ही होंगे, है ना, 74 आर्टिकल। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है किसकी सलाह पर, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। यहीं पे प्रधानमंत्री जो है वास्तविक शक्तिशाली बन जाता है और राष्ट्रपति जो है अपना पंगु बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा था, कौन सा कथन जो है सत्य है, तो दोनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं डिटेल इसका। दिया है, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो ये कई बार क्वेश्चन भी बन सकता है कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया तो होता ही है, कौन होता है, ऐसा पूछ दिया जाएगा तो प्रधानमंत्री। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। बताना है कि कौन से कथन जो है असत्य हैं। ठीक है, राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। तो बिल्कुल राज्यसभा जो है मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधि यानी राज्यों को, अपने स्टेट्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात राज्यसभा में। तो ये भी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, राज्यसभा। अच्छा, विधि निर्माण है, धन विधेयक के अलावा कोई भी ऐसा विधेयक या विधि नहीं होता है जो सिर्फ लोकसभा में पहले जो है पेश किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप जैसे 109 आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें आपको मिल जाएगा कि सिर्फ धन विधेयक होता है ऐसा विधेयक जो लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, 109, 110 ये सब आपको धन विधेयक से संबंधित आर्टिकल्स हैं। अगला दिया है, राज्यसभा, ये क्या हो गया, गलत हो गया आपका। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है व आवश्यक पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं ना, वो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं उनका चुनाव। ठीक है, तो ये पूछा था कौन से कथन जो असत्य, तो हमारा सिर्फ एक कथन जो है असत्य था, केवल 2। अब इसका डिटेल देख लेते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, विधि निर्माण संबंधी जो है प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में आप पहले पेश कर सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। ठीक है, तो 2 कथन क्या था, असत्य था। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है व आवश्यकता पड़ने पर संविधान में जो है उसमें जो है जो भी कानून पारित होने वाले हैं उसमें संशोधन भी कर सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। तो चलिए देख लेते हैं। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। आप सभी को पता है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके जो है 1/3 जो है मेंबर जो है हमेशा रिटायर होते रहते हैं। भंग करने जैसी व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सही है। पूछा है सत्य कौन से है, तो दोनों आपके कथन सत्य हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव वगैरह ये सब भी आ जाता है तो लोकसभा जो है भंग हो जाती है। तो याद रखिएगा, लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो आगे दिया है, संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति ही लोकसभा को भंग करता है, लेकिन राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। दिया है कि असत्य कथन को चयन करना है। तो पहला ही कथन आप देखेंगे असत्य है क्योंकि दिया है राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, जबकि मैंने आपको पहले ही बताया कि विधानमंडल जो है आपका, चलिए आगे मैं बता दूंगी, ये दिया ही है डिटेल में तो क्यों बताना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है,
अब ये देखिए जो स्टेटमेंट दिए हैं वो सही है तो क्या है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, जैसे कि आप इंदिरा गांधी ये सबको देखेंगे, वो लोग क्या आपके किस सदन के थे, राज्यसभा सदन के थे, है ना। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता या विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब चलिए इसका डिटेल देखते हैं। तो डिटेल में है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। किसी भी राज्य का विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद है, तो विधान परिषद देखिए सभी राज्यों में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लगा दिया है यदि है तो, ठीक है, अगर नहीं है तो भी चलता है, ठीक है, मिलकर बनता है। अतः कथन एक जो था आपका उसमें असत्य दिया हुआ था। शेष तीनों कथन सत्य है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा व राज्यसभा विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान विघटित या निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया। हालांकि यह प्रावधान लोकसभा की 17वीं लोकसभा के विघटन तक तथा विधानसभाओं में 25 जनवरी 2020 के बाद होने वाले विधानसभा के विघटन तक लागू रहेगा। अब ये एक्चुअली ऊपर में भी दिया था, इसलिए मैंने इसको फास्ट पढ़ दिया। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों के लिए दिया है कि कानूनों की समझ कैसी होनी चाहिए, ये चीज हम इसमें अब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पूछा है कौन से कथन जो है असत्य हैं, तो चलिए देखते हैं। इसका कानून का मतलब देख रहे हैं, कानून के शासन का मतलब, तो इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होगा। अब इसमें पूछा जा रहा है असत्य कौन है, तो सभी देशों पे एकदम से सख्ती से लागू होगा, ये आपका गलत है, ठीक है। आगे दिया है इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो आप सभी को पता है हमारे संविधान में सभी अपराध के लिए एक निश्चित सजा और प्रक्रिया भी उसकी दी हुई है, तो प्रावधान तो है बिल्कुल। अब ये पूछा था असत्य कौन से हैं, तो एक जो है आपका कथन जो है असत्य हो जाएगा। अब क्यों असत्य था ये हम डिटेल में देखेंगे अभी, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, सख्ती से पदबंध कानून शासन से संदर्भित नहीं है। अब यहाँ पे जो सख्ती वर्ड यूज किया था ना, इसकी वजह से जो है वो गलत हो गया, आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ से एक चीज और कि कानून के शासन का अर्थ पूछा जाए आपसे क्या है, ध्यान रखिएगा। कानून के शासन का अर्थ ये है कि जितने भी नागरिक हैं उनके लिए कानून जो है देश का बराबर है, ठीक है। आगे दिया है कथन एक असत्य होगा था, इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। अब कोई और कम्युनिटी का है तो उसके लिए मर्डर का सजा कुछ और होगा और उसके लिए मर्डर का सजा कुछ और होगा क्या, नहीं, सबके लिए बराबर किया गया है और सबकी एक जो है प्रोसीजर भी बनाई गई है। अगला दिया है घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है, तो चलिए देख लेते हैं। परिवार का पुरुष सदस्य घर की औरत के साथ मारपीट करता है या चोट पहुंचाता है तो इसे घरेलू हिंसा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, किसी भी पुरुष को जो है अपने घर की स्त्री या औरतों पर जो है किसी भी प्रकार का मारपीट या चोट नहीं पहुंचाना है। वो किसके तहत आता है, वो घरेलू हिंसा के तहत अपराध होगा और आप जो है उसकी सजा भुगतने के लिए मतलब ग्राही हो सकते हो, ठीक है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था। तो याद रखिएगा कई बार ये पूछा गया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम संरक्षण अधिनियम जो है कब आया था, तो 2005 में आया था, ठीक है। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं। अब चलिए डिटेल देख लेते हैं। तो जब परिवार का कोई पुरुष, इसलिए घरेलू हिंसा 2005 औरतों की बात की गई है क्योंकि पुरुषों को औरतें जो है घर में नहीं मारती हैं, औरतें जो हैं वही आप अमूमन घर में देखेंगे औरतें ही त्राही रहती हैं, ठीक है, इसीलिए बनाया गया है ये। अब तो पुरुष भी मतलब हो रहे हैं। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य आमतौर पर पति घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या चोट अथवा मारपीट की धमकी देता है तो उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। तो धमकी भी नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा होंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ रहती हैं या रह चुकी हैं, ठीक है। तो किसी को पीटे होंगे या किए होंगे लोग, वो भी फंसेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे दिया है, देखिए अभी आगे क्वेश्चन बन ही गया। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये लागू 2006 में हुआ था और ये आया कब था, 2005 में, ठीक है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो घरेलू हिंसा से संबंधित कानून पर सुझाव दिसंबर 2002 अस्थायी समिति ने राज्यसभा को सौंपा था। तो कौन सी समिति, अस्थायी समिति ने, ठीक है। आगे दिया है
कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों का ज्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया जो दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद 2006 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद जो है लागू हो गया। तो आप सभी को पता है विधि तभी बनती है, तभी वो कानून जो है अपने मतलब कार्य व्यवहार में आती है जब राष्ट्रपति जो है उस विधेयक या विधि पर सिग्नेचर कर देता है, तभी वो विधेयक मतलब कानून बनता है। ठीक है, कानून कब बनता है? तो जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर सिग्नेचर कर देगा तभी। ठीक है, लास्ट उसी का सिग्नेचर होना होता है। अगला दिया है कि न्यायपालिका के दायित्व में से निम्नलिखित में से कौन से बिंदु जो है शामिल है, और बताना है कि कौन से बिंदु जो है शामिल है आपके। तो विवादों का निपटारा करना, बिल्कुल न्यायपालिका इसीलिए बनाया गया है। न्यायिक समीक्षा करना, तो न्याय की समीक्षा करना उनका काम है। कानून की रक्षा करना बिल्कुल काम है। मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, तो आप सभी को पता है अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। संविधान के संरक्षक का कार्य करना, तो संविधान का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, न्यायपालिका को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? तो सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट की मतलब न्यायपालिका जो है उसको संविधान की व्याख्या करने का भी अधिकार प्राप्त है। तो ये सारे न्यायपालिका के कार्य जो दिए गए थे वो सही थे, तो बिल्कुल उपयुक्त में से उपयुक्त सभी जो है आपके सही हैं बिंदु। अब इसका डिटेल देखते हैं। तो डिटेल नहीं दिया है, बस ये दिया है कि जो भी बिंदु थे वो सही थे। ठीक है, तो याद रखिएगा संविधान का प्रहरी भी न्यायपालिका होता है, और उसके बाद संविधान की व्याख्या करने को किसको अधिकार है? तो न्यायपालिका को। आगे दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो चलिए कर लेते हैं। और पूछा है कौन से कथन जो है आपके सत्य हैं। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकारों, दो राज्य सरकारों के मध्य तथा केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य पैदा हुए विवादों के निपटारे का तंत्र उपलब्ध कराती है, तो बिल्कुल कराती है। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर विवाद होता है तो कहाँ जाएंगे आप? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, मतलब वो दो राष्ट्रपति में जो विवाद हुआ होगा वो जाएंगे। ठीक है, अगला दिया है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जो है अपना संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है उसको। तो दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों, मतलब न्यायिक व्यवस्था जो है वो क्या देता है वही चीज कहा जा रहा है। तो न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकारों, दो राज्य सरकारों के मध्य तथा केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य पैदा हुए विवादों को निपटारा करती है। तो जब भी आपका किसी नागरिक हो और नागरिक का जो है सरकार से मामला हो, या दो राज्यों के बीच में विवाद हो, लड़ाई हो रहा हो, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में लड़ाई हो रहा हो, तो उस समय जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है निपटारा करती है, और राष्ट्रपति चुनाव के संबंधित विवाद को भी सुप्रीम कोर्ट जो है निपटारा करती है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यदि संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम संविधान के आधारभूत ढांचे को, यानी कि मूल ढांचे को उल्लंघन करता है या उसको बदलने की कोशिश करता है, तो न्यायालय जो है उसे हद तक या पूरे को शून्य घोषित कर सकता है। तो आप लोग को ये लाइन जरा सा याद रखना है, अभी प्रश्न बने थे इससे। जहां तक वह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों या उसके नियमों का उल्लंघन कर रहा हो, अगर कोई भी जो है ना संसद जो है किसी भी प्रकार का जो संविधान का मूल ढांचा है उसी को चेंज करने की कोशिश करेगी, तो उसमें हमारा न्यायालय जो है वो हस्तक्षेप कर सकता है। इवन वो चाहे तो शून्य घोषित भी कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से कथन जो है आपके असत्य हैं। तो चलिए देख लेते हैं। दिया है पहला कथन, कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार नहीं रखते। ये ऐसा नहीं है कि अधिकार नहीं रखते हैं, लेकिन आपको ये अधिकार अलग दिया गया है कि आप चाहें तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट भी आपकी बात सुनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेगा। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। स्वास्थ्य का अधिकार इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है। तो आप सभी को पता है आर्टिकल 26 जो है सभी को स्वतंत्रता से जीने का, गौरवपूर्ण और गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। पूछा था कौन से कथन जो है असत्य है, तो केवल एक जो है आपका कथन असत्य हो जाएगा। अब इसका डिटेल भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों जगहों सीधे जा सकता है, उसको अधिकार इसका प्राप्त है। उसके बाद यह अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन जीने का अधिकार में ही स्वास्थ्य संबंधी अधिकार अंतर्निहित है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में अनुच्छेद 21 को
अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल होने का निर्णय दिया है। यानी कि आपको यह अधिकार है कि आप जहां रह रहे हैं वो प्रदूषण मुक्त हवा हो और आपका पीने का पानी जो है वो स्वच्छ मिले, ये आपका अधिकार है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 21 के तहत। और ये कब किया गया था? तो सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में मुकदमा जो आया था ना, उस समय किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। बोला गया है कि इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। तो बिल्कुल सही है ये। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से लेकर 49 के बीच में जो है, यानी 1937 से 49 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के अंदर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है आपका। ठीक है, अब पूछा है कि कौन से कथन जो है आपके असत्य हैं या सत्य हैं, पूछा है। सत्य है, तो दोनों कथन क्या थे हमारे, सत्य थे। अब इसका डिटेल भी हम देख लेते हैं। तो दिया है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान भवन में आने से पूर्व यह संसद भवन के अंदर ही हुआ करता था। इसे 1958 में यानी 1958 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वर्तमान संसद भवन से स्थानांतरित करके वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की इमारत में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन जो है आपके सत्य हैं। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया। बिल्कुल गलत है ये तो, स्वतंत्र रखा गया है। महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया से है जो राष्ट्रपति उसको हटाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायपालिका को। भले ही राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन नियुक्त करने के बाद ऐसा धमकी नहीं दे सकता कि तुमको मैं जब चाहूँ अपने पद से हटा सकता हूँ। तो बिल्कुल स्वतंत्र है। यहाँ नहीं वर्ड यूज किया गया है, तो यहीं पे ये गलत हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकारों का दखल नहीं होने पर ही स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संभव है। ये आपको तर्क बताना, तो ये बिल्कुल सही है। तो पूछा है क्या कि इसमें कौन से कथन सत्य हैं, तो दोनों कथन आपके सत्य हैं। अब देखिए दिया है यहाँ पे, तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। सरकार को उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। अतः कथन एक जो है आपका सत्य था। हमारे संविधान में न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है। उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकारों की दखल नहीं होने पर ही स्वतंत्र न्यायपालिका संभव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से कथन जो हैं आपके असत्य हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है, शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती हैं। तो बिल्कुल सही है। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब ये होता है कि आपकी सबकी जो है शक्तियां अलग अलग की गई हैं। ठीक है, आगे दिया है, शक्तियों के पृथक्करण के कारण न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते हैं। तो बिल्कुल गलत है, इसलिए नहीं किया गया था। और पूछा था असत्य कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको केवल 2 जो है आपका असत्य था। क्यों असत्य था, तो ये भी देख लेते हैं। शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती हैं। अतः कथन 1 जो है आपका सही है। न्यायपालिका कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाती है, साथ ही संविधान का उल्लंघन होने की स्थिति में कठोर कदम भी उठाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन जो है आपके असत्य हैं। तो चलिए देख लेते हैं। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई थी। तो ये बिल्कुल आप लोगों को याद भी रखना है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। और साथ में याद भी रखना है आपको कि उच्च न्यायालयों की जो स्थापना है ना, सबसे पहले 1862 में हुई थी। कहाँ कहाँ, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। ठीक है, आपको KBM याद रख लीजिएगा। अगला दिया है, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1964 में हुआ। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में एक व एक से अधिक राज्य सम्मिलित हो सकते हैं। तो बिल्कुल आप पौंडीचेरी वगैरह, केरल वगैरह देखेंगे, एक से ज़्यादा आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का एक ही उच्च न्यायालय है। तो ये भी सही है आपका। नहीं, ये पूरा नागालैंड भी दे दिया, नहीं ये बिल्कुल गलत है आपका। ये नहीं है, पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल एक साथ नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, B होगा। ठीक है, तो चलिए क्यों था वो, कौन कौन होते हैं वो देख लेंगे हम।
तो अगला दिया है उच्च व्याख्या में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी, जबकि वहां क्या दिया था? 64 दिया था। पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। मणिपुर का पृथक उच्च न्यायालय है, मणिपुर का अपना एक अलग उच्च न्यायालय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देश भर में 25 उच्च न्यायालय है। पंजाब और हरियाणा का सम्मिलित उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो मणिपुर अपना पृथक है, बाकी नागालैंड, असम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एक ही साथ है। अगला दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं और बताना है कौन से कथन जो है आपके असत्य हैं, ठीक है। तो भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, तो बिल्कुल सही है। पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर आपका जिला कोर्ट में जो आते हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। तो बिल्कुल हम लोग कहते हैं ना, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, मूवी में भी देखा होगा कि हाई कोर्ट में अगर सुनवाई हो जाती है तो वो क्या कहते हैं, जब वो दबदबे होते हैं किसी बड़े पार्टी के तहत वो दबा दिए जाते हैं, तो वो चिल्ला के कहते हैं ना, मैं हाई कोर्ट में हार गया तो क्या हुआ, मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचूंगा, है ना। तो ये क्या है, आप एक फैसला से आप सहमत नहीं हुए तो आप उससे ऊपरी की अदालत पे जाएंगे, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट में लास्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि कौन से कथन असत्य है? तो दोनों तो सही थे, तो ना तो एक गलत है ना ही दो गलत है। अब क्यों नहीं गलत है तो ये भी देख लीजिए। भारत में एकीकृत न्यायिका व्यवस्था है, अर्थात ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट जब दे दिया ना तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अतः दिए गए कथन क्या थे? सत्य थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्कूलों में बच्चे को दिए जाने वाले मिड डे मील भोजन की शुरुआत जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। तो बिल्कुल आपने कई बार ऐड में भी सुना होगा, ऐसे भी सुना होगा, जनहित याचिका में जारी, है ना। अगला दिया है स्टेटमेंट, अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। तो जब हवा का, पानी का, सबका होगा तो भोजन का तो होगा ही ना। तो ये बिल्कुल सही है आपका। पूछा क्या है? सत्य कथन बताना है, ठीक है। अगला दिया है पत्र के माध्यम से जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जाती है? PIL, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है ना। तो वो किसने पहली बार लाया था? BN भगवती ने, ठीक है। अब इसका पूछा था कौन से कथन जो है सत्य हैं, तो 1 और 2 आपके सही थे, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? B। चलिए हम डिटेल में देख लेते हैं क्यों ये क्या था। देखिए दिया है, सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाला मिड डे मील भोजन की शुरुआत जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी, ठीक है। अगला दिया है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में भोजन के अधिकार को भी शामिल करने की मांग की थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा किसने पहली बार ये किया था, ठीक है। आगे दिया है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए किसी पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जाता है। अतः 3 कथन जो था दिया हुआ था कि नहीं माना जाता, तो इसलिए असत्य था, तो यानी कि माना जाता है। आगे दिया है, बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने व सजा काटने के बाद भी रिहा मतलब कि बरी करना न किए जाने वाले कैदियों को रिहा करवाने में जनहित याचिका की अहम भूमिका रही है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं और बताना है कौन से कथन जो है आपके सत्य हैं। तो भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिकाओं में शामिल है। बिल्कुल अपने भारत की न्यायपालिका है तो हम कहेंगे ही कि मजबूत न्यायपालिकाओं में शामिल है। अनुच्छेद 21 में भोजन, स्वास्थ्य, आजीविका का अधिकार भी शामिल है। तो ये बिल्कुल सही है आपका। दोनों कथन आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अब क्यों सही थे ये भी हम देखते चलते हैं। तो भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिकाओं में शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने और ओल्गा टेलिश बनाम बम्बई नगर निगम 1985 के मुकदमे में अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसने अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार के दायरे को अत्यंत व्यापक यानी विस्तार बना दिया। इसके अंतर्गत आजीविका के आधार को भी शामिल कर लिया गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। अतः दिए गए कथन क्या थे? सत्य थे। चलिए अगला प्रश्न दिया है, फौजदारी के बारे में दिया है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। फौजदारी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं, इसमें बताना है कौन से कथन जो है आपके सही है। तो इसमें ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनको कानूनन अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, दहेज के लिए प्रताड़ना व हत्या इत्यादि। तो फौजदारी कानून में बिल्कुल यही शामिल होते हैं।
इसके अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज होने पर पुलिस जांच करती है और अदालत में केस जो है दर्ज करवाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माने या जेल या दोनों की सजा दी जा सकती है। तो आप सभी को पता है कुछ जो मतलब अपराध होते हैं उसका कुछ जुर्माना भी लागू किया जाता है और कुछ साल जेल भी बताया जाता है। तो ये भी क्या है, सही है आपका। पूछा था सत्य कौन है, तो ये क्या हो जाएंगे, 1 2 3 आपके सही हैं, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दीवानी कानून के, वो फौजदारी कानून था, अब ये दीवानी कानून के बारे में बताना है हमें। ठीक है, तो दीवानी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो इसका संबंध व्यक्ति के विशेष अधिकार के उल्लंघन व अवहेलना से होता है, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत दायर याचिका पर अदालत राहत की व्यवस्था करवाती है। तो ये दोनों जो है आपके क्या थे, सत्य थे। चलिए देख लेते हैं दीवानी कानून के बारे में। तो दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति विशेष के विशेषाधिकारों के उल्लंघन होने से है, जिसमें जमीनी, किराए व तलाक संबंधी मामले शामिल होते हैं। ऐसा होने पर न्यायालय संभावित रूप से तुरंत आर्थिक या मानसिक राहत की व्यवस्था करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न्यायिक समीक्षा शब्द से आपका क्या समझ आता है कि न्यायिक समीक्षा वर्ड जो आप सुनते हैं उससे क्या समझते हैं। तो देखिए, संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिक रूप से जांच करना, यानी कि न्याय जो है वो समीक्षा करेगी, यानी कि चेक करेगी कि जो संसद ने कानून पारित किया है वो कानून जो है किसी के भी मौलिक अधिकार या संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपको। तो चलिए डिटेल देख लेते हैं इसका। डिटेल दिया है कि संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्यतः न्यायपालिका के पास ही होता है। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13(2) देखेंगे आप, या 32 संवैधानिक उपचार देखेंगे, या 226 रिट जारी करने का आप देखेंगे, जो आर्टिकल 32 है इसके तहत आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है, और 226 जो है आपका 226 इससे हाई कोर्ट जो है आपकी रिट जारी करती है। तो इस न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। संसद द्वारा पारित कानून यदि संविधान के आधारभूत ढांचे, जैसे कि आप देखेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में हुआ था ना, उसका उल्लंघन करता है, तो संविधान जो है आपका आधारभूत ढांचे का, यानी कि संविधान के जो है उल्लंघन करेगा ना, तो न्यायपालिका जो है यह अधिकार देता है कि वह उस कानून की न्यायिक समीक्षा कर सके और उसे उस मात्रा तक शून्य घोषित कर सके जिस मात्रा तक वह कानून का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो वो देखेगा कि कहाँ कहाँ से जो है लूपहोल्स हैं तो उसको खत्म करेगा, और जो जो अच्छे होंगे उसको रहने भी दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन का चयन करना है, तो जो सत्य है वो भी देखते चलते हैं। तो 1980 के दशक में जनहित याचिका भारत में विकसित हुई थी। तो जनहित याचिका जो है आपकी कब से विकसित हुई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो ये 1980 के तहत है जो यह विकसित हुई थी। तो ये सही है। पर्यावरण से संबंधित समस्या के लिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तो बिल्कुल कर सकते हैं हम। अगला दिया है भारत में जनहित याचिका लाने वाले PN भगवती थे, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि PIL जो है लाने वाले भारत में कौन थे, तो PN भगवती। यह याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। केवल वर्ड वैसे भी लगता है तो मैक्सिमम स्टेटमेंट गलत ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि असत्य ही तो पूछा था ना। दिया है भारतीय समाज का एक ऐसा वंचित तबका जो न्यायिक जटिलताओं के कारण न्याय पाने से वंचित रह जाता था, तक न्यायिक प्रक्रिया की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा 1980 के तहत, यानी 1980 के दशक में जनहित याचिका की शुरुआत की गई। जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, आप दोनों में जाके PIL जो है दर्ज करवा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे आपका चैप्टर जो है नया स्टार्ट हो जाता है, हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं और बताना है कौन से कथन जो है आपके सत्य हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल, आर्टिकल 22 जो है आपको उस मौलिक अधिकार देता है, जैसे अपराध वगैरह के बारे में पूछने वगैरह का, ये हमको जो है प्रावधान करवाता है आर्टिकल 22।
संविधान के अनुच्छेद 39 क के अनुसार ऐसे नागरिक जो गरीब है या वकील करने में असमर्थ हैं उनको वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की है। ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में ये व्याख्या तो की गई है, लेकिन आप सभी को पता है जो पैसे वाला होता है वही केस जीतता है। ठीक है, तो खैर यहाँ पे याद रखिएगा हमारे संविधान की बात हो रही है ये। तो आपका संविधान अनुच्छेद 39 क है ना, वो क्या देता है कि अगर आप मान लीजिए बहुत गरीब हैं, आप वकील का जो है फीस देने में समर्थ नहीं है, तो आपको वकील कहाँ से दिलवाया जाए? तो वकील जो है मुहैया करवाना यानी कि उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी होगी? राज्य की होगी। ठीक है, तो ये दोनों कथन आपके ट्रूथ है। ठीक है, अब व्याख्या भी देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39 क के अनुसार ऐसे नागरिक जो गरीब हैं या वकील करने में असमर्थ हैं उनको वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की होगी। अब अगला दिया है कि इसके बारे में हमें बताना है कि कौन से कथन जो है आपके सही हैं। ठीक है, कथन सत्य बताना है। गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है। तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि हमें अगर कोई आपको गिरफ्तार करने आता है ना, तो आप पूछ सकते हैं पहले कि किस बिना बिहाफ में आप हमें गिरफ्तार करने आए हैं। आपका पूछने का बिल्कुल पूरा हक बनता है। ठीक है, गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार भी आपको प्राप्त है। अगर कोई आपको गिरफ्तार करके ले जाता है तो 24 आवर्स के अंदर ही, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको जो है मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना भी पड़ता है। ठीक है, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का भी अधिकार है। ये नहीं कि अब गिरफ्तार करके ले गए और उधर ही कूट डाले, मार के और फेंक डाले, तो ऐसे भी आपका जो है उससे बचने का भी आपको ये अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये चीज़ सही है। अगला दिया है हिरासत के दौरान दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये इंदिरा गांधी का एक मतलब देखेंगे केस वगैरह, तो उसमें आपको दिखेगा कि उन्होंने ही उसी टाइम से क्या किया था कि जो ये होता है ना कि पुलिस के सामने आपने हिरासत में जो भी इकबाल अपना जो जुर्म है उसको मतलब करार ले लिया है कि हाँ हमने किया है, इकबालिया का मतलब वही होता है, तो वो बयान जो है वो पेश नहीं किया जा सकता। आप अपने ही विरुद्ध अपनी गवाही नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये असत्य कथन दिया है। ठीक है, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये होता है क्योंकि हो सकता है पुलिस वाले आपको गन दिखा के या मार के आपको जो है इकबालिया करवा लिए हो बयान। ठीक है ना, तो इसलिए ये नहीं होता है। तो ये असत्य कथन है, ध्यान रखिएगा। अगला दिया है 15 साल से कम उम्र के बालक या किसी भी महिला को सिर्फ पूछताछ के लिए ही थाने में बुलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। और पूछा क्या है? सत्य है। तो 1 2 3 आपके सही थे, इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ए मतलब 1 2 3 जो है आपके सही थे। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, अतः कथन 4 जो है सत्य था। 15 वर्ष से कम उम्र के बालक व किसी भी महिला को सिर्फ पूछताछ हेतु थाने में नहीं बुलाया जा सकता, अतः कथन जो है 5 असत्य है। ये क्या दिया था? बुलाया जा सकता है। ठीक है, चलिए दृश्यम देखा होगा आप लोगों ने, है ना। चलिए आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। क्या बताना है इसमें? पता नहीं, चलिए स्टेटमेंट ही हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दिया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के संदर्भ में पुलिस व अन्य संस्थाओं को डीके बसु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये बिल्कुल सही है, डीके बसु दिशा निर्देश जो है जारी किए जाते हैं, मतलब उस कैसे गिरफ्तारी क्या क्या होगा ये रूल वगैरह। दूसरा दिया है इन दिशा निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी हिरासत में रखे व्यक्ति को अपने दोस्त सगे संबंधी को गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देने का बिल्कुल अधिकार है। ये नहीं कि पुलिस वाला आपको उठा लिया तो आपका फ़ोन छीन लिया और आपको बताने भी नहीं दे रहा है कि मम्मी या चाहे भैया चाहे दीदी या जो भी है मैं गिरफ्तार हो गया हूँ, तो उसको बताना पड़ेगा क्योंकि वो 24 आवर जो है इसीलिए तो काउंट किया जाता है, इसलिए बता दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो वकील वगैरह लेके आएंगे। तो वो भी कथन क्या था? सही था। आगे दिया है इन दिशा निर्देशों में गिरफ्तारी के समय एक गवाह की उपस्थिति तथा अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के दस्तखत का होना अनिवार्य है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जब भी किसी की गिरफ्तारी होती है तो याद रखना है कि जब गिरफ्तारी होता है ना तो उसका समय जरूर आप देख लें, और वो जो जिस बिहाफ में अगर वो बताता है, जब आप पूछते हो कि किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं तो बताए कि इस बिहाफ में हम गिरफ्तार कर रहे हैं, तो जो वो दस्तावेज है या कागज़ है जो भी एप्लीकेशन है उस पर आपका सिग्नेचर होगा ना, तो आप वहाँ पे जरूर देखना कि वहाँ पर टाइम वो होना चाहिए और वो कागज़ जो है वो गायब नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये पर्सनली वो है, मतलब आप लोग को एडवाइस है। चलिए अगला दिया है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य थे? तो ये 3 4 जो है आपके सही थे। ठीक है,
दिया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के संदर्भ में पुलिस व अन्य संस्थाओं को DK बसु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी हिरासत में रखे व्यक्ति को अपने दोस्त सगे संबंधी को गिरफ्तारों के संबंध में जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है। इन दिशा निर्देशों में गिरफ्तारी के समय एक गवाह जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य या दोस्त कोई भी हो सकता है की उपस्थिति तथा अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के दस्तखत का होना अनिवार्य होता है। DK बसु दिशा निर्देश में उपयुक्त कथनों के साथ साथ यह बिंदु भी शामिल किया गया है कि गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट एवं सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि कोई आए और पुलिस का ड्रेस पहन के आपको लेके चला जाए, इसलिए आप ID भी मांग सकते हैं कि दिखाओ तुम पुलिस वाले हो भी कि नहीं हो, ठीक है। नहीं तो हो सकता है पुलिस ड्रेस में आए और आपको कह दे कि इसके मामले में आपको गिरफ्तार किए हैं, सिग्नेचर भी करा ले, सब कुछ करवा ले, प्रोसेस करवा के आपको गाड़ी में ले जाए और कहे मैं तो पुलिस वाला हूँ ही नहीं, तो आपको किडनैप हो गया, है ना। चलिए आगे दिया है प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं और बताना है कौन से कथन जो है आपके सत्य हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक उल्लंघन को पूरी जनता के विरुद्ध माना जाएगा, बिल्कुल। आपराधिक उल्लंघन की स्थिति में मुकदमा पीड़ित व्यक्ति की तरफ से राज्य द्वारा दाखिल किया जाता है, बिल्कुल सही है। आगे दिया है शिकायतकर्ता को एक FIR की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड की एक नकल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। इसीलिए बोला मैंने आप लोग ना FIR का जो है जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है आपने सिग्नेचर तो कर दिया, ठीक है, बाद में वो लोग क्या करेंगे, पुलिस वाले जो है बदल देंगे जो आपका FIR था, ठीक है, और उस पर डेट वगैरह टाइम वगैरह सब चेंज कर देंगे और मैटर ही बदल देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अब तो ऑनलाइन हो गया है ये सब चीज़ें, तो इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो कथन थे वो सत्य थे। चलिए आगे देखते हैं, किसी आपराधिक उल्लंघन को पूरी जनता के विरुद्ध माना जाता है, इसका अर्थ है कि वह अपराध सिर्फ पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि वह पूरे समाज के प्रति अपराध है। अब मान लीजिए कुछ चीजें हैं जो समाज को, हमारे सामाजिक कल्चर को या किसी चीज को अपराध मतलब खराबी पहुंचा रहा है, तो वो सभी के लिए अपराध होगा, है ना। अतः ऐसी स्थिति में संपूर्ण जनता के हित में राज्य की ओर से मुकदमा दायर किया जा सकता है। शिकायतकर्ता को FIR की एक नकल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है, अतः दिए गए सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो भी संविधान के द्वारा हमारे अधिकार मिले हैं उसके बारे में हम देखेंगे इसमें। तो बताना क्या है, कौन से कथन जो है आपके सत्य हैं। तो चलिए देख लेते हैं। संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है, तो हमने अभी देखा ही, कई बार आया है क्वेश्चन। अगला दिया है स्टेटमेंट, किसी भी स्थिति में व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता, बिल्कुल छीना जाता है, ऐसी स्थिति भी आती है जैसे आपातकालीन वगैरह, तो ये क्या हो जाएगा, या आप मान लीजिए कि मुकदमा कहीं पे खबर आती है कि ये जो गुट है या ये आदमी जो है यहाँ पे बॉम्ब फेंकने वाला है, तो पुलिस रिमांड जैसी शब्द आपने सुनी होगी, है ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी स्थिति में लिख दिया इसने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पूछा क्या है, सत्य कौन से है, तो केवल एक आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों असत्य था ये भी डिटेल में हम देख लेते हैं। तो दिया है अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को जीवन का अधिकार प्राप्त है, अतः कथन एक जो था सत्य था। यही अनुच्छेद इस बात का भी प्रावधान करता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। अब आप हमारे भारत में सुसाइड करना क्या है, अपराध है। अगर सुसाइड करते हुए आप पकड़े जाते हैं, देखो सुसाइड करो तो बिल्कुल अच्छी तरह से करना पड़ता है, नहीं तो अगर पकड़े गए तो वो भी एक अपराध है, ठीक है, बचना नहीं है। चलिए आगे देता है, वैसे सुसाइड कोई करेगा ही क्यों। चलिए आगे देखते हैं, बिल्कुल गलत चीज़ है ये सब चीज़ें। कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं, इसमें बताना है कौन से कथन जो है आपके सत्य है। देखिए वो सुसाइड वाला जो मैटर है, ये उसका मतलब ये है कि हमारा जो सरकार है ना, संविधान जो है ना, वो ये आपको सुसाइड करने का अधिकार प्राप्त नहीं देता, ठीक है। हाँ, अब जैसे कुछ बीमारियां वगैरह ये सिचुएशंस वगैरह होती हैं, वो अलग मैटर है, हटाइए। चलिए हम स्टेटमेंट इसमें देखते हैं कौन से कथन जो है सत्य है। कानून के समक्ष समानता का मतलब में क्या सत्य है, तो प्रत्येक नागरिक जो है कानून के समक्ष समान है, तो बिल्कुल आप सभी को पता है कानून के समक्ष हम लोग क्या है, सभी समान है। प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, तभी तो हम लोग न्यायालय के पास जाते हैं। तो ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद जो है 14, जो आर्टिकल 14 है, वही जो है प्रावधान करता है विधि के समक्ष समता।
इस आलोक में दिए गए कथन दोनों जो थे आपके सही थे। अगला दिया है किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण कौन करता है, तो अभी हमने देखा ना न्यायालय करता है, ठीक है। पुलिस अपराध की जांच करती है जबकि अपराध का अंतिम रूप से निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाता है। हाँ, पुलिस स्टेशन में आप जाओगे तो समझौता जरूर हो जाएगा, लेकिन अगर आप अड़ जाते हो कि नहीं मुझे समझौता नहीं करना, तो आपको सीधा न्यायालय में जाना पड़ेगा, ठीक है। और अंतिम निर्णय किसका होगा? न्यायालय का होगा, वो आपको मानना पड़ेगा जब सुप्रीम कोर्ट दे देगा तो। अगला प्रश्न है किसी घटना के होने पर पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्यों में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल हैं, तो देख लेते हैं। अपराध की जानकारी मिलने पर उसकी जांच करना, बिल्कुल मिलेगी तो करेगा ही जांच। गवाहों के बयान दर्ज करना व सबूत इकट्ठा करना पुलिस का ही काम है। आरोप पत्र दाखिल करना बिल्कुल सही है। आरोपी को हिरासत में लेना, तो ये भी बिल्कुल सही है, पुलिस ही तो हिरासत में लेती है ना। तो क्या पूछा था? कथन शामिल है, तो सभी शामिल है, 1 2 3 4 सभी शामिल है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए इसमें लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसको क्या करना है? मिलान करने के लिए वो कह रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। जैसे कि दिया है पुलिस, तो पुलिस क्या करता है? लिखने का काम करेगा, फैसला, ठीक है। सरकारी वकील क्या करेगा? तो अदालत में जले हुए घरों की तस्वीरें लेना। अच्छा, सरकारी वकील। न्यायाधीश क्या करेंगे? आरोपी व्यक्ति से नहीं मिलेगा, इसमें क्या करना है? भूमिका को निभाना है। और कार्य, सरकारी वकील क्या कर सकता है? देखिए फैसला लिखना तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, देखिए ये होगा। जैसे न्यायाधीश है तो ये क्या करेगा? फैसला लिखेगा, यानी कि अंतिम फैसला किसका होगा? न्यायालय का होगा, ठीक है, न्यायाधीश का। पुलिस क्या करेगा? सबूत इकट्ठा करेगा, तो वो जले हुए घर को जाएगा, देखेगा, तस्वीर लेके खींच के रखेगा, है ना। तो 1 का हो गया 2 और 4 का हो गया 1 आपका। बचाव के सरकारी वकील क्या करेगा? तो सरकारी वकील आपका अदालत में गवाहों की जाँच करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 3। और बचाव के पक्ष में आरोपी व्यक्ति से मिलना, ठीक है, यानी कि वो जाएगा बचाव में, आप क्या पक्ष रखना चाहते हैं, तो आरोपी व्यक्ति से मिलेगा, विक्टिम से, तभी तो पता चलेगा ना कि क्या है क्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? एक बार और मिला देती हूँ थोड़ा सा। पुलिस क्या करेगा? जले हुए घरों का फोटो लेगा। और सरकारी वकील क्या करेगा? आपका गवाहों की जांच करेगा। और बचाव के पक्ष में वकील आरोपी से मिलेगा और न्यायाधीश फैसला लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो एक सेकेंड, ये कितना नंबर है क्वेश्चन? 9 नंबर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये रहा सी। चलिए हमने देख ही लिया, वही सही है। आगे देखते हैं 10th नंबर। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसको मिलान करना है हमें। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। क्या है? ये दिया है संज्ञेय, तो संज्ञेय कौन लेगा? तो संज्ञेय सिंपल सी बात है, पुलिस को अदालत की अनुमति के बिना गिरफ्तारी की छूट, ठीक है। तो ये आपका 1 का ए हो जाएगा। निष्पक्ष क्या होगा? तो न्याय संगत व्यवहार का होगा। जिरह क्या होता है? जिरह वर्ड बहुत टफ लग रहा होगा आपको। ये है कि पक्ष विपक्ष के वकीलों द्वारा पूछताछ करना को हम जिरह कहते हैं, ठीक है। जब पूछताछ नहीं होता है कोर्ट में, उसी को हम जिरह कहते हैं। अब हिरासत या डिटेंशन किसे कहते हैं? तो पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार किया जाना हिरासत कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए सही है, वही चीजें हैं। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से कथन जो है आपके सत्य हैं। तो चलिए कथन को पढ़ लेते हैं और देखते चलते हैं। जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा हो उसे आरोपी कहते हैं। तो जिस पे आरोप है लगा हुआ वही तो आरोपी होता है। संदर्भित मामले में किसी व्यक्ति ने क्या देखा, सुना या जाना उसे हम गवाह कहते हैं। तो गवाह किसे कहेंगे? गवाही आके देता है तो कहता है ना कि हमने ये देखा था कि वो व्यक्ति यहाँ से इतने बजे गुजर रहा था, ठीक है ना, हाथ में गन लिए हुए था, ऐसा कुछ। संज्ञेय क्या होता है? तो संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। संज्ञेय मतलब उसके ज्ञान में आना, ठीक है। तो ये क्या है? पूछ रहा था, सत्य है, तो सभी सही है। आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐसे व्यक्ति को आरोपी कहा जाता है जिस पर अदालत किसी अपराध के लिए मुकदमा चला रहा हो। किसी व्यक्ति को अदालत में जब किसी संदर्भित मामले में उसने क्या देखा, क्या सुना, क्या जाना का बयान देने के लिए बुलाया जाता है तो उसे हम गवाह कहते हैं। ये गवाह पेश हो, ऐसा सुनते हैं ना। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR यानी कि फर्स्ट
इंफॉर्मेशन रजिस्टर दर्ज करनी होती है। यह सूचना पुलिस को लिखित या मौखिक किसी के भी रूप में दिया जा सकता है। चलिए अगला चैप्टर स्टार्ट होता है आपका हाशियाकरण की समझ। तो हाशियाकरण की समझ हम देख लेंगे अभी इसमें। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा है कि कौन से कथन जो है सत्य हैं। तो देखते हैं, हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। बिल्कुल है, हमारी सांस्कृतिक विविधता को भी बचाए रखना, समानता को भी लागू किए रहना और न्याय की जो है स्थापना भी करे रखना। ठीक है, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका अहम भूमिका निभाती है। बिल्कुल, न्यायपालिका ना हो तो किसी को किसी से डर ही नहीं होगा। तो ये क्या है, दोनों कथन सत्य थे। अब देखिए, हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है, यानी कि प्रतिबद्ध है। अतः कथन एक जो है सत्य था। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार यानी कि सफल करने में न्यायपालिका अहम भूमिका निभाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार द्वारा 2005 में मुसलमानों के विकास के आयामों की जांच के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है आपका सत्य नहीं है। तो इस समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति खेहर थे, ये नहीं थे। अभी देखेंगे हम कौन थे अध्यक्ष। इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच करने पर इस समुदाय की स्थिति को अनुसूचित जाति व जनजाति के समान पाया। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका क्या है, सही है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, सरकार द्वारा जो है ये 2005 वाला बात। ठीक है, तो पहला कथन गलत था क्योंकि 2005 में सरकार ने न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में, या अध्यक्ष याद रखिएगा राजिंदर सच्चर के उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया था। इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच करने पर इस समुदाय की स्थिति कैसा पाया, SC ST के समान पाया था, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के समान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से कथन जो है आपके सही हैं। ठीक है, तो दिया है, संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकारों एवं इनको साकार करने वाले कानूनों की रक्षा करने का दायित्व सिर्फ सरकार को है। ये गलत हो गया, यहाँ पे सिर्फ लगा दिया, ये गलत हो गया। हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से होता है। पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है कि पहले से ही मन में बिठा लेना है कि कोई, जैसे क्या शब्द बोलूं, जैसे कि होता है ना कि कोई आतंकवादी होगा तो मुस्लिम ही होगा, ऐसा ये पूर्वाग्रह बना लेना, ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, तो ये होता है उस टाइप का, मतलब थिंकिंग रखना, उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे ये मान लेना कि नहीं वो चंदन लगाया है तो पंडित ही है, तो ये चीज़ें जो है पूर्वाग्रह है। ठीक है, और शक्तिहीनता का मतलब शक्ति की कमी होना, तो ये क्या है आपका, कह रहा है हाशियाकरण का संबंध, तो बिल्कुल सही है। ये हाशियाकरण से कमजोर हैसियत ही नहीं बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। हाशियाकरण अपनी ओर खींचना, हसिया देखे होंगे, हसिया मतलब कि जिसे धान कटता है ना, धान गेहूं कटता है हसुआ, तो हाशियाकरण अपने तरफ खींचना होता है, मतलब अपनी तरफ उसको अधिग्रहण करना, उसको हाशियाकरण कहेंगे। ठीक है, हसुआ से समझ लीजिए, कहता है ना हसुआ कितना भी टेढ़ा होगा, कैसा होगा, तो अपनी ही ओर खींचेगा, है ना, तो उसी से समझ लीजिए, उस वर्ड से रिलेट करके। तो ये क्या पूछा था, कौन से कथन जो है सत्य हैं, तो केवल 2 और 3 आपके सही थे, क्योंकि पहला जो है गलत हो गया था। ठीक है, अब क्यों गलत है ये भी हम देखते हैं डिटेल में। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं इनको साकार करने वाले कानूनों की रक्षा का दायित्व सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि सभी नागरिकों का भी है। हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रहों व शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। साथ ही हाशियाकरण से कमजोर हैसियत ही नहीं बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाता है। जैसे पहले था ना कि पंडित ही सिर्फ शिक्षा ग्रहण करेगा, इस सब चीज़ों से क्या होता है, ये हाशियाकरण में आता है, तो उससे क्या होगा, सबकी पहुंच शिक्षा तक नहीं हो पाएगी। समझ गए होंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट दिया है और लिस्ट का जो है मिलान करना है, तो चलिए देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। अब ये तो सिंपल है, कुपोषित किसे कहेंगे, ऐसे व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता हो, है ना, तो कहाँ ये कौन सा हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या
पर्याप्त भोजन नहीं मिलता हो, इसे हम क्या कहेंगे? कुपोषित कहेंगे, कुपोषण का शिकार कहेंगे। अब विस्थापित क्या होता है? तो विस्थापित जिन्हें आप जानते होंगे, जैसे कि बांध वगैरह या कुछ भी बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे नर्मदा बांध जो है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे जो बनी है, उस समय ये चीज़ें जो है विस्थापित के लिए जो है आंदोलन देखा गया था, मेघा पाटेकर। तो देखिए ये क्या कह रहा है? विस्थापित। तो विस्थापित का मतलब है ऐसे लोग जिन्हें बांध खनन जैसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जबरन उनके मूल स्थान से प्रवासित कर दिया जाता है। ठीक है। अब कह रहा है घेटोआइजेशन क्या होता है? तो घेटोआइजेशन होता है कि ऐसी बस्ती जिसमें, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, ठीक है, ऐसी बस्ती जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं ना, उन्हें हम घेटोआइजेशन कहते हैं। ठीक है, घेटोआइजेशन। अब मुख्य धारा क्या होता है? तो ऐसे लोगों का समुदाय जिन्हें समाज का केंद्र माना जाता है, उसे हम मुख्य धारा कहते हैं। तो समाज की मुख्य धारा नहीं कहते हैं अपन। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहीं पे मैं मिला देती हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि कुपोषित क्या हो गया? जिसे खाना नहीं मिला हो। ठीक है। विस्थापित, जिसको हम जबरदस्ती वहाँ से जो है किसी परियोजना के तहत या इसके भी ऐसे भी हटाया जाए, उसे विस्थापन कहते हैं। सबसे बड़ा विस्थापित जो है 1947 में भारत और पाकिस्तान का विस्थापन था। अगला दिया है गेटवाइजेशन। तो देख ही लिया, ऐसी बस्ती जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय लोग रहते हैं, उसको हम गेटवाइजेशन कहते हैं। और मुख्य धारा जो समुदाय समाज में केंद्र माना जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हसियाकरण से निपटना। तो अब हसियाकरण जो है अगर खराब चीज है तो इसे कैसे हम निपटेंगे ये देखते हैं। ठीक है। तो बताना है, संविधान में अनुच्छेद 17 और खतरा आप सभी को पता है, छुआछूत से रिलेटेड है। आर्टिकल 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। आप सभी को पता है छुआछूत का जो है 17 जो है, इससे याद रखिएगा खतरा, ये बहुत आर्टिकल जो है टफ है। समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। तो समानता का अधिकार आप इन्हीं आर्टिकल्स में देखेंगे 18 तक। तो ये क्या कह रहा था? कौन से कथन सत्य है? तो दोनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रावधान किया गया है। तो कई बार ये पूछा गया है वर्ड। ठीक है, अस्पृश्यता, जिसके अनुसार किसी भी दलित को शिक्षा, मंदिर में प्रवेश और सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस अनुच्छेद का सहारा ले सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। मुसलमान व पारसी सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। तो बिल्कुल मिला हुआ है। 29, 30 वगैरह देखेंगे आप, 25, 26, 27 ये सब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरियों में दलित व आदिवासियों को विशेष आरक्षण प्रावधान है। तो आरक्षण के लिए तो पूरा इंडिया लड़ता है, तो ये आप सब जानते ही होंगे। आरक्षण के संदर्भ में केंद्र व राज्य के स्तर पर जातियों की अलग अलग सूचियां होती हैं। तो बिल्कुल अलग अलग, आपने अभी टीचर के एग्जाम में ही देखा होगा कौन सी जाति थी वो, उसको कुछ मतलब अटकाया गया था, तो ये राज्य के स्तर पे होता है। ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। चलिए हम देखते हैं अगला, उसका डिटेल देखते चलते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। जैसे दिया है, संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों को सांस्कृतिक धार्मिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। उन्हें अनुच्छेद 30 के तहत यानी 30 के तहत अपनी सांस्कृतिक व धर्म विशेष से संबंधित शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। मुसलमान व पारसी दोनों ही अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं, माइनॉरिटीज रखते हैं। अतः कथन एक जो था आपका सत्य था। भारतीय संविधान में वंचित तबके के लोगों तक संसाधनों की पहुंच उपलब्ध कराने के क्रम में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरियों में इन समूहों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं। अतः कथन 2 भी आपका सही था। राज्य व केंद्र दोनों के स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जनजाति व अन्य पिछड़ी जनजातियों के संदर्भ में अलग अलग सूचियां हैं। इन सूचियों के आधार पर नौकरी व शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय, एंट्री के समय उन्हें विशेष सुविधा प्रदान की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किन स्थितियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 लागू किया गया था? तो 1989 है ना। तो देखते हैं।
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को कोई खाद्य पदार्थ या गंदा पदार्थ खाने या पीने हेतु विवश करने पर। अब ये बोल रहा है कि कौन सा ये जो अधिनियम है ना आपका अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति, इसके तहत बोला जा रहा है कि किस पे जो है इसको लागू किया जाता है, ठीक है, लागू होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, जब आप किसी को जो है जैसे अनुसूचित जाति का SC/ST का हो, उसको आप जबरदस्ती गंदा पानी पीने के लिए या गंदा उठाने के लिए या कुछ भी करने के लिए जबरदस्ती विवश करते हैं कि तू छोटी जाति का है ये करेगा, तो ये आपके पे लागू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही है। किसी अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति के साथ उसकी प्रतिष्ठा के विपरीत व्यवहार करना, यानी वो एक अच्छी प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसको आपको जो है इज्जत देनी पड़ेगी। अगर उसके विपरीत व्यवहार करिएगा तो आप किसके तहत अंदर जाइएगा, अनुसूचित SC/ST अधिनियम एक्ट 1989 के तहत, ठीक है। तो ये भी लागू होता है। अनुसूचित जाति व जनजाति के किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली जमीन पर किसी के द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने, खेती करने, जमीन अपने नाम स्थानांतरित करवा लेने पर भी आप जब्त होंगे। किसी अनुसूचित जाति जनजाति की महिला को अपमानित करने, जोर जबरदस्ती करने और हमला करने पर आप भी तब भी ये आप पे एक्ट लागू होगा, ठीक है। तो उपयुक्त तो सभी आपके क्या थे, लागू होंगे। अब थोड़ा सा देखिए, इसको देखते चलते हैं। 1970-80 के दशक में SC/ST लोगों ने कुछ लोगों ने खुद को संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज उठाई, बल्कि अपनी जमीन व संसाधनों को हासिल करने के संदर्भ में और अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध कड़ी आवाज उठाई। फलस्वरूप संसद ने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 पारित किया। इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक व नैतिक रूप से निंदनीय, ठीक है ना, मतलब अच्छी दृष्टि से नहीं देखना, निंदनीय अपमानों को शामिल किया गया है। अतः दिए गए कथन जो है सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं और बताना है कौन से कथन जो है आपके सत्य हैं। तो 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशंस, यानी कि गंदा जो उठाने वाला था ना, वो एक्ट पारित किया गया था। यह कानून सिर पर मैला उठाने वाले को काम करने पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। बिल्कुल दोनों कथन आपके सही हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं। इसके कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता है। वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरों में रहते हैं जिससे उनकी आंखें, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर असर पड़ता है। उनको ऐसी स्थिति से बचाने के लिए 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोविजन एक्ट जो है आपका 1993 में पारित किया गया। तो ये सन भी आपको याद रखना है। यह कानून सिर पर मैला उठाने वाले को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी यानी कि रोक लगाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होता है जन सुविधाएं। तो जन सुविधाओं में पहला प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन जो है आपके सत्य हैं। तो भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है और ये मौलिक अधिकार भी है। 86वां संविधान संशोधन 2002 सुना होगा आपने। चलिए आगे दिया है, भारत सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। तो बिल्कुल सही है, ये है ना, दोनों सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा की गारंटी दी गई है। ये कर्तव्य भी है पेरेंट का। सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। दोनों कथन क्या थे, सत्य थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा आगे आ गया आपका चैप्टर कानून और सामाजिक न्याय क्या है। तो चलिए देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC के तहत हुआ था, ध्यान रखिएगा MIC, ठीक है। ये बहुत मतलब इस पे तो वेब सीरीज भी बनी हुई है। चलिए इसका डिटेल थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दिसंबर 2 या 3 दिसंबर है में घटित 2 या 3 दिसंबर 1984 में घटित, यानी एक्चुअली क्या हुआ था, 2 दिसंबर 12 बजे रात से जो है स्टार्ट हुआ था, इसीलिए 2 और 3 दिसंबर दोनों आपको देखने को डेट मिल सकता है। तो 2 या 3 दिसंबर 1984 में घटित हुई भोपाल गैस त्रासदी की घटना भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहाँ भेल देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था।
गैस त्रासदी की घटना दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदियों में से एक थी। यूनियन कार्बाइड नामक ये कौन सी कंपनी थी? तो यूनियन कार्बाइड नामक एक अमेरिकी कारखाना था के द्वारा सुरक्षा इंतजामों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसने लगी। इस त्रासदी से 3 दिन के अंदर 8,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए व लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। जो लोग इस त्रासदी में बच गए वे गंभीर श्वास विकारों, आंखों की बीमारियां व अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीब गरीब विकृतियां पैदा हो रही हैं। यूनियन कार्बाइड द्वारा कारखाना तो बंद कर दिया गया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए गए। ये रसायन रिस कर जमीन में जा रहे हैं, जिससे वहां का पानी दूषित हो रहा है। यह अत्यंत घातक सिद्ध हो रहा है। तो ये मध्य प्रदेश भोपाल की कहानी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। तो देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। तो आपको यहीं से ये स्टेटमेंट भी याद रखना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था ना 1986 में पारित हुआ था। स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार है, तो हमने पीछे देखा ही। तो ये दोनों कथन क्या है? सत्य हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए डिटेल एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको सन भी याद हो जाए। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून सन 1986 में बनाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का उल्लेख भी किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से कथन जो है आपके सत्य हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कथन जो है सत्य हैं। शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता। तो आप ये जाके किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि तू मेरे यहाँ 10 रुपए में ही काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये है, आगे दिया है, संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खाद्यान्न या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। ये भी क्या है? सही है। पूछा क्या था? कौन से कथन जो है आपके ट्रू हैं? तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे आपके, तो सी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। देखिए दिया है, संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बलात्श्रम आपने सुना होगा, अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के अनुसार कम मेहनताना यानी कि मजदूरी पर काम करवाना या बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार दिया गया है। साथ ही इसी अनुच्छेद 23 के माध्यम से बलात्श्रम को भी गैर कानूनी घोषित किया गया है। बंधुआ मजदूरी ये होता है कि आपने बांध लिया कि तू मेरे यहाँ ही काम करेगा और कहीं नहीं कर सकता, जैसा कि पहले होता था, है ना। उसके बाद यह अतः 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाने, खाद्यान्नों या किसी भी खतरनाक काम से संलग्न नहीं किया जा सकता। ऐसा होने की दशा में आर्थिक दंड या जेल, फिर दोनों ही सजाओं में दोनों भी हो सकता है, आपको प्रावधान किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ से क्लास जो है 9th स्टार्ट होता है, तो हम क्लास 9th जो है अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो पसंद आएगा, आप लोगों का लाइक अच्छा रहेगा, कमेंट अच्छा रहेगा, तो मैं इसे कंटिन्यू भी करूंगी और जल्दी ही खत्म भी करूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।